नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 4th लेसन पढ़ रहे थे गर्भावस्था। हमने कल गर्भावस्था के बारे में पढ़ा था। गर्भावस्था किसे कहते हैं? तो ऋतुस्राव के अंतिम दिन से लेकर के 9 महीने और 7 दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? गर्भावस्था कहलाता है। फिर इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि गर्भवती महिलाओं के प्रथम 5 महीने के अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उनमें। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि अंतिम 5 महीने के अंदर गर्भवती महिलाओं में कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि गर्भवती जो महिलाएं होती है उनके शरीर के आंतरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, है ना। आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों की यदि हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला परिवर्तन हमारे उपापचयात्मक परिवर्तन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जैसे जैसे गर्भवती स्त्रियां जो होती है, प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे गर्भवती स्त्रियों को जो है में पोषण की मांग बढ़ जाती है। इसके साथ साथ भ्रूण के द्वारा भी पोषण की मांग बढ़ती है। इसके साथ साथ गर्भाशय का वृद्धि और विकास होता है जिसके कारण भी जो है वो पोषण की मांग बढ़ती है। अब क्या होता है कि इस समय जो है इनका उपापचयात्मक जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रम होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि जैसे ब्रीथिंग है या फिर डाइजेशन है या फिर रेस्पिरेशन है या फिर ब्लड सर्कुलेशन है, ये सभी जो प्रक्रियाएं होती है ये सारी डिस्टर्ब सी हो जाती है। इसी को हम उपापचयात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो जैसे आमाशय, उस समय हमारा आमाशय जो होता है, नॉर्मल डेज में हमारा आमाशय जो होता है एचसीएल को स्रावित करता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करता है, पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है। अब ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और एचसीएल का स्राव करता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसका स्राव कम हो जाता है। तो जब कम हो जाता है तो भोजन जो है उसका पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि भोजन में ये सभी चीजें नहीं मिल पाती। इसके कारण भोजन जो होता है अधिक समय तक आमाशय के अंदर पड़ा रहता है ना। इसके साथ साथ क्या होता है कि आंतें जो होती है, आंतों की जो पेशियां होती है वो भी थोड़ी शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उनमें भी जो है अवशोषण का कार्य, पचित भोजन का अवशोषण करने का कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता। तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में ही जो है उपापचयात्मक परिवर्तन इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। इसीलिए महिलाओं के अंदर आपने देखा होगा कि जो है अपच हो जाती है, गैस हो जाती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, या फिर हम कह सकते हैं उल्टी जैसा जी करता है या जी मचलाता है। ये सब क्यों होता है? इसी कारण से होता है ना। अब चलते हैं आगे, मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन। यानी कि गर्भावस्था के दौरान मूत्र नलिकाओं में भी परिवर्तन होता है। कैसे? देखिए कि जब ब्लड सर्कुलेशन जो होता है किडनी की ओर अधिक मात्रा में होता है गर्भावस्था के दौरान, तो जब ब्लड का सर्कुलेशन किडनी की ओर अधिक होने लगता है तो इससे क्या होता है कि किडनी को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। और जब किडनी अतिरिक्त कार्य करती है तो उस समय जो हमारा ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन होता है, इसकी मात्रा जो होती है 50% बढ़ जाती है। तो जब इसकी मात्रा 50% बढ़ती है, फिल्ट्रेशन की मात्रा, तो इसमें जो है यूरिया का निष्कासन भी होने लगता है। साथ साथ इस अवस्था के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है इसका अवशोषण भी जो है किडनी ठीक ढंग से नहीं कर पाती। तो जब ठीक ढंग से नहीं कर पाती तो ग्लूकोज भी जो होता है मूत्र के साथ साथ निकलने लग जाता है ना। अब ये सब क्यों होता है? क्योंकि इस समय जो है प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है अधिक मात्रा में स्रावित होता है, जिसके कारण मूत्र नलिकाएं जो होती है वो फूल कर कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? वक्र हो जाती है ना। तो हम कह सकते हैं मूत्र नलिकाओं में भी परिवर्तन गर्भावस्था के दौरान देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं बच्चों रक्त परिसंचरण में परिवर्तन। रक्त परिसंचरण में परिवर्तन की बात करें तो शरीर के अंदर रक्त की मात्रा तो बढ़ती है। जब ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट का वर्कलोड बढ़ गया, हार्ट को अधिक मात्रा में कार्य करना पड़ेगा। अब इधर क्या होता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो इससे जो है कभी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये स्थिति तीसरे चौथे महीने में तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें महीने तक जो है ये स्थिति चलती रहती है। कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो कभी लो हो जाता है गर्भवती महिलाओं में। तो इस प्रकार ब्लड सर्कुलेशन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब चलते हैं बच्चों श्वसन संबंधी परिवर्तन क्या होते हैं। श्वसन संबंधी परिवर्तनों की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे गर्भाशय का भार बढ़ता जाता है वैसे वैसे मसल्स पर, पेशियों पर दबाव बढ़ता है, और पेशियों पर दबाव पड़ता है तो इसका सीधा इफेक्ट जो होता है वो ब्रीथिंग पर पड़ता है, श्वसन पर पड़ता है, जिससे कि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान श्वसन करने में प्रॉब्लम्स आती है। अब चलते हैं बच्चों हार्मोन्स में परिवर्तन। हार्मोन्स की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे कि हमने चर्चा की थी एस्ट्रोजन नामक हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है। इसके साथ साथ जो है आपका जो है ये थायरोट्रोपिन नाम का हार्मोन है, या फिर एड्रीनोकोर्टिको नामक हार्मोन है ना। इसके साथ साथ एक कार्टिकोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी स्रावित होता है,
और इस हार्मोन के अधिक मात्रा में स्रावित होने के कारण ही जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका जो उदर वाला भाग होता है वहां पर खुजलाने से कई प्रकार के निशान बन जाते हैं, है ना, स्किन पर निशान हो जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद जो है वो डिलीवरी के बाद दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये हमने देखा हार्मोनल परिवर्तन होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अब चलते हैं हम नाड़ी संस्थान में परिवर्तन। जब हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले सभी ऑर्गन्स, जैसे हमने देखा स्टमक है, किडनी है ना, या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, या हार्ट है, ये सभी ऑर्गन्स जब ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते तो इससे क्या होता है कि इसका सीधा इफेक्ट जो होता है हमारे ब्रेन पर पड़ता है, क्योंकि ये सभी ब्रेन से अटैच होते हैं। तो जब ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो हमारा नाड़ी संस्थान भी इससे डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि हमारी नर्व्स भी जो है कभी कम और ज्यादा हो जाती है। कब? गर्भावस्था के दौरान। अब चलते हैं बच्चों, योनि मार्ग, ग्रीवा और गर्भाशय में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं गर्भावस्था के दौरान। जैसे हार्मोन्स के प्रभाव से हार्मोन्स का प्रभाव उनके प्रजनन अंगों पर पड़ता ही है। जैसे यदि हम देखें एस्ट्रोजन का अधिक मात्रा में जब स्राव होता है तो इससे योनि मार्ग की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है और उसका रंग भी जो है नीला हो जाता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें ग्रीवा में जो है रक्त नलिकाओं का जाल बढ़ जाता है। अब रक्त नलिकाओं का जब जाल बढ़ता है तो इनको जोड़ने वाले जो तंतु होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? थोड़े नम से हो जाते हैं, आर्द्रताग्राही हो जाते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान योनि मार्ग में भी परिवर्तन होता है, ग्रीवा में भी जो है रक्त नलिकाओं का जाल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ गर्भाशय जो होता है इसकी श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है वो भी मोटी हो जाती है ना। तो गर्भाशय में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हम उदर और श्रोणि जोड़ों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा जो कमर के नीचे वाला भाग है, उदर वाला जो भाग है, उस भाग में भी जो है उसकी जो त्वचा होती है उसके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो त्वचा खिंच जाती है, और जब त्वचा खिंच जाती है तो वो लचीली हो जाती है और खिंच करके फटी सी लगती है ना। तो हम कह सकते हैं पेट पर कई प्रकार की धारियां भी बन जाती है इससे, है ना। अब इसके साथ साथ पेशियों व कंकाल तंत्र में भी कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो जब हमारे शरीर के ऑर्गन ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते तो हमारी पेशियां कौन सी ठीक ढंग से कार्य कर पाएगी? तो जब पेशियां भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगी तो हमारी ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां जो होगी वो सभी ठीक ढंग से कार्य नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा कि पीठ और कमर की पेशियां जो होगी उनमें खिंचाव होगा, और जब उसमें खिंचाव होगा तो जो मलाशय की पेशियां होगी उसके ऊपर दबाव बनता है, और जब इससे दबाव बनता है तो गुदा द्वार की जो शिराएं होती है उस समय फूल जाती है। जो गुदा द्वार की, हमारा जो यूट्रस होता है उसकी जो वेन्स होती है वो जो होती है वो क्या करती है, उससे फूल जाती है, और जब वो फूल जाती है तो इस समय जो है पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बवासीर की प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जिसे हम हिंदी में जो है मस्से भी कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा। अब हम पढ़ते हैं गर्भाधान क्या होता है। तो गर्भाधान के अंदर बच्चों हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो पुरुष के शुक्राणु जो होते हैं वो महिलाओं के अंडाणु से गर्भाशय के अंदर मिलते हैं, और पुरुष के शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर के और युग्नस बनाते हैं। ये युग्नस की कोशिकाएं जो होती है निरंतर विभाजित होती रहती है, और विभाजित होकर के फिर जो है वो भ्रूण बनता है इससे, है ना, भ्रूण डेवलप होता है, फिर भ्रूण से धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता है, फिर जाकर के और 9 महीने के पीरियड के अंदर न्यू बॉर्न बेबी का विकास होता है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार से गर्भावस्था के दौरान आंतरिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और ये आंतरिक शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं ऑब्वियस है होंगे ही, क्योंकि शरीर के सभी ऑर्गन्स जो होते हैं जब ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते तो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन महिलाओं में देखने को मिलते हैं, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना भी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को करना पड़ता है। तो आज हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होगी बच्चों। कल हम नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।